नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है दलित पर दांव। उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में दोनों ही दल, प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस की अपनी रणनीति है। रणनीति में स्थानीय मुद्दे के अलावा बहुत कुछ होगा और होगी दलित पर सियासत भी, जो कि राज्यसभा चुनाव के दौरान भी जमकर देखने को मिली। लेकिन यहां बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के साथ साथ भाजपा भी इसमें पीछे नहीं है। जहां कांग्रेस राज्यसभा चुनाव के बाद अब एक बार फिर फूल सिंह बरैया पर दांव लगा सकती है और भांडेर से टिकट देने की तैयारी में है, तो वहीं भाजपा भी राज्यसभा में गोपीलाल जाटव द्वारा की गई क्रॉस वोटिंग के विवाद को रफा दफा करना चाहती है। आपको बता दें कि भाजपा विधायक गोपीलाल जाटव ने राज्यसभा चुनाव के दौरान दिग्विजय सिंह को वोट कर दिया था, लेकिन जब उनसे माफीनामा लिखवाकर भाजपा विवाद को खत्म करना चाहती है। मकसद सीधा है, उपचुनाव में अनुसूचित जाति के मतदाताओं को नाराज नहीं करना, और यही वजह है कि भाजपा उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है। और कांग्रेस में भी इसी तरह की स्थितियां हैं। उपचुनाव में फूल सिंह बरैया को भांडेर से, जैसा हम आपसे कह रहे हैं, प्रत्याशी बनाने की तैयारी है। खुद फूल सिंह बरैया ने कहा है कि मैं भांडेर से प्रत्याशी हो सकता होऊंगा, बल्कि सीधे तौर पर उन्होंने कहा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह घोषणा नहीं की गई। पर कांग्रेस के सीनियर लीडर्स से जब बात करते हैं तो शायद इस पर मोहर भी लगती हुई दिखाई देती है। तो क्या यह माना जाए, जिस दलित के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी फूल सिंह बरैया पर राजनीति कर रही थी, कांग्रेस उसी को सामने लाकर वहां के दलित वोट को साधना चाहती है। और इसी तरह गोपीलाल जाटव को लेकर क्या हुआ, उन्होंने क्यों क्रॉस वोट की, आप और हम सब जानते हैं। लेकिन बीजेपी उनको भी संभालना चाहती। जरा सुनिए फूल सिंह बरैया और सज्जन वर्मा, जो कि सीनियर लीडर है कांग्रेस के, पूर्व कैबिनेट मंत्री है, दोनों ने क्या कहा तो समझ आ जाएगा। मैं जहां से इलेक्शन लड़ता हूं भांडेर सीट है और भांडेर से ही इलेक्शन में लड़ूंगा अगर पार्टी लड़ाएगी तो वही सीट है जहां से मैं एक बार विधायक भी रहा हूं। और ग्वालियर जिले में थी पहले भांडेर सीट, तो मैं 5 पार्लियामेंट इलेक्शन भी लड़ा हूं, उसमें भी भांडेर सीट रहती थी उसमें, तो वही सीट है मेरे लिए। 24 विधानसभा के फूल सिंह बरैया की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने खुद अपने मन से जवाबदारी को स्वीकार किया और कमलनाथ जी और हम बैठे थे तब उन्होंने कहा कि मैं सारे साधनों से लैस हूँ और मैं हर विधानसभा में घूम के प्रचार करूँगा। तो बात फिर आई है राजा और महाराजा की। ये कोशिश की जा रही है क्योंकि 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं सबसे ज्यादा, तो वहाँ राजा वर्सेस महाराजा। अब ना कोई राजा रहा ना कोई महाराजा रहा, अब तो जनता सर्वोपरि है। चलिए, तो आप सज्जन वर्मा को सुन रहे थे, जो कि सीनियर लीडर है कांग्रेस के। वो खुद भी कह रहे हैं कि ना तो अब कोई राजा रहा ना कोई महाराजा, अब तो फूल सिंह बरैया ही सब कुछ है। और इसी को मुद्दा बना रही थी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना रही थी। अब कांग्रेस उन्हीं को मुद्दा ना बनाते हुए बल्कि उन पर ही दांव खेलना चाहते हैं, और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी दिखाई दे रहा है। मेरे साथ संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं, संदीप से समझते हैं। संदीप, उपचुनाव सामने है, शंखनाद तो अभी नहीं कह सकते कि हो गया है, लेकिन आहट जरूर सुनाई दे रही है। किसी भी दिन ये समझ आ सकता है, तारीख घोषित हो सकती है। कहा जा रहा है कि 2 तारीख शायद ये होगी, जब दिखाई देगा कि चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई। लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि दलित पर दांव लगाने में दोनों पीछे नहीं है। और चंबल और ग्वालियर की यदि हम सीटों पर नजर डाल लें थोड़ा सा, खासकर मुरैना भिंड, तो वहां दलित की खासा एक जनसंख्या है। उसको रिझाना, उसको मनाना बहुत जरूरी है। नाराज हो गया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। जी बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां दलितों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासी गोली चलाना चाहती हैं, और उसकी बानगी यहां पर लगातार देखने को मिल रही है। जैसे कांग्रेस पार्टी ने पहले राज्यसभा में, फिर उसके बाद अब विधानसभा में जिस तरह से बातें चल रही हैं कि फूल सिंह बरैया को चुनाव मैदान पर उतार सकती हैं, तो एक तरह से दलित वोटरों का वोट पाने के लिए पार्टियां लगातार अपने दांव पेच आजमा रही हैं। कांग्रेस बीजेपी की भी अगर बात करें तो कमोबेश यही स्थिति बीजेपी में भी
भी लगातार नजर आ रही है। और वो इसकी सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि गोपीलाल जाटव ने जब क्रॉस वोटिंग की थी उसके बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कैडर बेस और अनुशासित पार्टी मानी जाती है तो उसमें तत्काल कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खोने के लिए काफी है, पाने के लिए कम अभी दिख रहा है। और इसी चीज का अनुसरण करते हुए उसने अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, क्योंकि अगर गोपीलाल जाटव को यहाँ पर और ज्यादा नाराज करती है भारतीय जनता पार्टी तो एक बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से दलितों का वोट छूटेगा। जाटव वर्ग उस क्षेत्र में काफी माने जाते हैं, इसलिए किसी भी तरह से जाटव वर्ग को साधने के लिए गोपीलाल जाटव पर किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं की गई। और इसी तरह से कांग्रेस में भी लगातार कमोबेश स्थितियां यही नजर आ रही हैं कि लगातार दलितों को साधने की पुरजोर कोशिश चल रही है। जी चलिए संदीप, आप बने रहिए। दोनों मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए मेरे साथ चिंतामणि मालवीय जी, पूर्व सांसद और प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही राम पांडे जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राम पांडे जी, क्या ये माना जाए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर निशाना साधा था, लेकिन अब खुद फूल सिंह बरैया कह रहे हैं कि भांडेर से वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा, हालांकि पार्टी की तरफ से नहीं कहा, लेकिन आपके सीनियर लीडर सज्जन वर्मा से जब हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि फूल सिंह बरैया बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे। तो क्या कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि बीजेपी कुछ भी कहे लेकिन दलित पर दांव खेलना बहुत जरूरी होगा? जी जी, ये दावा हमें कुछ नहीं खेलना है। हम लोग तो राजनीति में समाज सेवा के लिए आए हुए हैं, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, सवर्ण हो, ठीक है। हमें राजनीति नहीं करनी है, समाज सेवा करना है। और फूल सिंह बरैया जी के लिए ये इतना रोते हैं। फूल सिंह बरैया जी बीजेपी में थे तो बीजेपी ने उनको क्या दिया? क्या उनको विधायक बनाया, सांसद बनाया, राज्यसभा सांसद बनाया, राष्ट्रीय महामंत्री बनाया? क्या दिया बीजेपी ने उनको फूल सिंह बरैया जी को, जो उनके नाम पर ये रोते रहते हैं? ठीक है। और जहां तक दलितों की बात है तो अभी देख लिया, रिसेंट बात है तो उज्जैन की इनकी कोई लेडी है, महिला नेत्री, वो दलित पदाधिकारी को, भारतीय जनता पार्टी को गालियां दे रही है। तो जो ऑडियो आपने सुना होगा वायरल हो रहा है। और दलितों की जहां बात की जाए तो हमने पहला राष्ट्रपति दलित हमने दिया, लोकसभा अध्यक्ष दलित दिया, तो हम तो हर वर्ग को साथ में लेकर चलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तो ये नौटंकी और ये चुनाव हो रहे हैं, इस पर देखिए ना, क्या जरूरत थी? इतना पैसा चुनाव आयोग का बर्बाद होगा, देश की आर्थिक स्थिति खराब है, सरकार के पास पैसा नहीं है, जबरदस्ती इन्होंने चुनाव सौंप दिया, 40 नेताओं की उन्होंने बलि दे दी, 22 इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता बर्बाद कर दिए और 22 कांग्रेस के कर दिए। वो 44 आपस में वहां जिंदगी भर तक लड़ते रहेंगे। और एक क्या इनका चरित्र है बताइए? क्या कुछ इथिक्स है, संस्कार है, कुछ है? इन 22 के विरोध में ये वोट मांगने गए थे, इन 22 को इन्होंने गालियां दी थी, पार्टी के साथ साथ व्यक्तिगत गालियां दी थी। सिंधिया जी को इन्होंने बोला था माफ करो शिवराज, व्यक्तिगत गालियां इन्होंने सिंधिया जी को दी थी। सिंधिया जी ने व्यक्तिगत गालियां शिवराज को दी थी कि ये तो किसानों के हत्यारे हैं। पार्टी की बात तो अलग है, ये किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? कुछ तो एक अंदर से अंतरात्मा बोलती है ना। इनके कार्यकर्ताओं ने इन 22 के विरोध में चुनाव प्रचार किया था, उन कार्यकर्ताओं को क्या शिक्षा देंगे? राम पांडे जी, राम पांडे, लेकिन जिस तरह से फूल सिंह बरैया को लेकर बीजेपी तमाम तरह के दावे कर रही है, ये मान लिया जाए जैसा वो भी कह रहे हैं, क्या वास्तव में इसकी कोई रणनीति तैयार हो गई कि भांडेर से फूल सिंह बरैया होंगे चुनाव मैदान में? कोई रणनीति तैयार नहीं है। वो बड़े नेता हैं, वो जहां भी थे एक बड़ा फिगर है, दलित समाज के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं। तो पार्टी में उनको सम्मानजनक उनकी स्थिति हमेशा रहेगी, उनका सम्मान हमेशा किया जाएगा, चाहे उनको भांडे से टिकट दिया जाए या संगठन में दिया जाए। वो बड़े नेता हैं और बुद्धिजीवी हैं, सबको साथ में लेकर चलते हैं, तो पार्टी उनका सम्मान करेगी, पार्टी उनका चुनाव में उपयोग करेगी। चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ। चिंतामणि मालवीय जी जुड़े। चिंतामणि मालवीय जी, एक आपका नेता क्रॉस वोटिंग कर देता है, सबको पता है, बावजूद इसके ये वही भारतीय जनता पार्टी है, हम बिल्कुल ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन बावजूद इसके माफीनामा लिख दिया गया है, तो क्या माफ करने की तैयारी है? क्योंकि पहले तो आप कह रहे थे माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, लेकिन अब कह रहे हैं माफ करो गोपीलाल, आप ही सब कुछ है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मानवीय त्रुटि से वो गलती हो गई है और इसके लिए भी उन्होंने माफीनामा लिख दिया है, तो पर्याप्त है। अब इस पर ये विषय उठाना कि कार्रवाई क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो बहुत परेशान है सत्ता जाने से और इस तरह के बेबुनियाद, आधारहीन, महत्वहीन मुद्दों को हवा दे रही है और कुल करके अनुसूचित जाति के लोगों को भड़काने का प्रयास कर रही है। अगर इतनी इनको चिंता थी तो वास्तव में फूल सिंह बरैया कह रहे हैं कि हम संगठन में देंगे, हम सत्ता में देंगे, ये सत्ता तो है नहीं, इसलिए
इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि फूल सिंह बरैया जी का सम्मान करें, क्योंकि इतना बड़ा अपमान जो है फूल सिंह बरैया जी का, वो दिग्विजय सिंह से बड़े कद के नेता है। चाहे दिग्विजय सिंह बड़े नेता रहे हो, संवैधानिक पदों पर बैठे हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री रहे हो, लेकिन फूल सिंह बरैया का महत्व कम नहीं होता। उनको सेकंड ग्रेड देना वास्तव में फिर लेकिन कांग्रेस तो अब इस तैयारी में है कि सबसे बड़ा चेहरा ही वो होगा वहां पर, खासकर हम बात करें चंबल और ग्वालियर की। नहीं, ठीक है ना, अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि उनके नेताओं से तो फिर भी वो ज्यादा, ये नेतृत्व विहीनता का सवाल है, क्योंकि कांग्रेस के पास नेतृत्व तो नहीं बचा, इसलिए उधार का नेतृत्व लिया। लेकिन हम चाहते हैं कि फूल सिंह बरैया का सम्मान करें। इतना बड़ा अपमान करने के बाद थोड़ा भी यदि उनका सम्मान कर दिया तो निश्चित रूप से एक अच्छे नेता का आप सम्मान कर रहे हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देखने में ये आया है कि केवल उपयोग करती है कांग्रेस अनुसूचित जाति के लोगों का, और वही फूल सिंह बरैया को भी टूल बनाने का काम कांग्रेस कर रही है। चलिए राम जी, उपयोग कर कर आप फेंक देते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, चिंतामणि जी कह रहे हैं। बच्चों जैसी बातें करती है, नेतृत्व की कमी। हमारे 22 विधायकों को खरीद रहे हैं नेतृत्व करने के लिए, और हमसे कहते हैं कि नेतृत्व की कमी है। ठीक है, इनके पास तो बड़े बड़े नेतृत्व हैं, राघव जी जैसे हैं, चिन्मयानंद जी जैसे हैं, कुलदीप सेंगर जैसा इनके पास नेतृत्व है, बंगारू लक्ष्मण इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बिक जाते हैं, इनके पास ऐसा नेतृत्व है। तो ऐसा नेतृत्व तो इनको ही मुबारक हो। जितनी गद्दारी ये कर सकते हैं, चाहे किसी के साथ करें, अपनों के साथ करें या दूसरों के साथ करें। कैलाश विजयवर्गीय को वो शेखावत जी बोल रहे हैं कि इन्होंने मेरे को चुनाव हरवा दिया। ये आपस में ही इनका ऐसा नेतृत्व है। शिवराज सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, जितने भी आपस में लड़ रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कोई कह रहा है 35 करोड़ मैंने दिए, कोई कह रहा है 50 करोड़ मैंने दिए। इन्होंने 1100 करोड़ रुपए जो इकट्ठा करके दिया है, ये इनकी तो लड़ाई इस पर चल रही है। कोरोना संकट में इन्होंने सरकार बनाई है, देश के साथ गद्दारी की है, जनता के साथ गद्दारी की है। ये जनता और ये इनके जो 22 जो बिकाऊ हैं, उनके बीच में चुनाव हो रहा है। कांग्रेस तो चुनाव लड़ रही है, लेकिन असली जो है जनता को इन्होंने धोखा दिया है। जनता के वोट की कीमत को इन्होंने नहीं समझा है, जनता के साथ इन्होंने गद्दारी की है। तो जनता इनको जवाब देगी। क्या जरूरत थी ये चुनाव थोपने की? इस समय क्या जरूरत थी? कोरोना संकट चल रहा था, देश को जरूरत थी कि भाई ठीक है कुछ कम हो। और ये कोई कहने वाली बात है कि 10 महीने के कार्यकाल का वो होगा चुनाव। अटल जी की सरकार 13 दिन थी, तो 13 दिन के लिए हमने ये कहा था कि 13 दिन में इन्होंने क्या किया। उनकी सरकार 13 महीने की थी, तो हमने कहा 13 महीने। चुनाव होता है कि 5 साल सरकार चले, उसके बाद चुनाव होता है। किसी सरकार को आप 2 दिन में गिरा दो, 10 दिन में गिरा दो, और फिर कहो कि 10 महीने में क्या किया। इन्होंने 15 साल में नहीं किया उतना, हमने 10 महीने में कर दिया। एक बुद्धिजीवी आदमी, लेकिन विचारशील आदमी, तो आपके लोग ही गए हैं ना, उन्होंने ही तो छोड़ा है। जो चेहरा आपका रहा करता था, उनके नेतृत्व में लोग चले गए, उन्होंने ही तो छोड़ा है। और वो कह रहे हैं कि हमारी बात को नहीं सुना गया। जब भी हम किसी विधायक से बात करते तो वो यही कहते हैं कि हमारी बात को नहीं सुना गया। हम लगातार कह रहे थे कि विकास के काम करना है, और अभी वो कहने लगे हैं कि जो हमने दिया, बीजेपी ने सारे कामों को आगे बढ़ा दिया। जी देखिए, 50 करोड़ में कोई भी आरोप लगा सकता है। जो इनमें से एक गए हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, उनके खुद के वक्तव्य हैं, और आपको मीडिया को दिया है कि भारतीय जनता पार्टी हमें 50 करोड़ में खरीदने का प्रयास कर रही है, और वो बिक गए। इसका मतलब डीलिंग 50 करोड़ से ज्यादा में हुई है। तो इनको पैसे में खरीदा गया है, ये अब पैसे की भाषा बोल रहे हैं। प्रभात झा जी कहते थे, आपको याद है कि सिंधिया घोटालेबाज है, सिंधिया ने जमीन के घोटाले किए हैं, सिंधिया मुझे मरवा देगा। और ऐसे सिंधिया का आप सम्मान कर रहे हैं, ऐसे सिंधिया को आप लेके आ रहे हैं। सिंधिया कहते थे कि ये शिवराज सिंह के हाथ खून से सने हुए हैं। अब इनकी कौन सी जोड़ी है, ये कैसे एक दूसरे के लिए काम करेंगे? ये आप देखिए, चाहे वो वहां की इमरती देवी हो, मुन्ना लाल गोयल हो, जितने भी ये 22 विधायक है, अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे झूठे केस लगवा रहे हैं, उन पर झूठी कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो ये जो सब है, जनता के बीच में मामला जाएगा, और कैसे ये जनता को शक्ल दिखाएंगे। पिछली बार गए थे कांग्रेस के लिए वोट मांगने, इस बार जाएंगे बीजेपी के लिए वोट मांगने। कुछ तो यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार वोट मांगने जाएंगे। चिंतामणि मालवीय जी, आप सुन रहे हैं राम पांडे को, जवाब दे दीजिए। चिंतामणि जी, ये पूरा वोट जो है, जो 15 महीने की सरकार थी और त्राही प्रदेश की जनता ने किया, बहुत तकलीफ में, कष्ट में 15 महीने प्रदेश की जनता ने, और किसानों को जो ठगने का काम किया है उस पर वोट होगा, और युवाओं को ठगने का काम किया है उस पर वोट होगा। महिलाओं को जो है, मैं कहता हूं कि उनको एक तरह का धोखा देने का काम किया है, उस पर वोट होगा। 15 महीने उन्होंने जो शुद्ध के नाम पे युद्ध और जो लूट मचाई है, 15 महीने उन्होंने जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनके मकान तोड़े हैं, तो उस पर चुनाव होगा।
इस चुनाव किसी के चेहरे पर नहीं, बल्कि जो जो आतताई शासन। लेकिन शुद्ध के खिलाफ युद्ध क्या गलत लड़ लिया था कांग्रेस ने? क्या बुराई थी यदि उसमें वो युद्ध लड़ रहे थे तो? नहीं, शुद्ध तो अच्छा लड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद जो वसूली हुई है हजारों करोड़ की, वो शायद अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन जनता जिसने दिए हैं पैसे उसे पता है। तो वो वही शुद्ध के लिए युद्ध करेंगे और पार्टी में शुद्ध, वो जो मध्य प्रदेश में शुद्धि लाने का काम करेंगे और कांग्रेस का सफाया करेंगे और शुद्धि लाएंगे प्रदेश। लेकिन गोपीलाल जाटव की माफी काम आएगी क्या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, वो आंतरिक मामला है पार्टी का, उसमें कोई ये बहुत उसका पब्लिक वो हो ऐसा नहीं है। वो आंतरिक अनुशासन का विषय है और वो हमारी पार्टी ठीक से निपट लेंगे, कर लेंगे हम लोग। बरैया जैसा बड़ा चेहरा भी दिखाई देगा, आपके लिए बड़ा चैलेंज भी होगा? नहीं, कोई चैलेंज की बात नहीं है। ठीक है, बरैया जी बड़े नेता हैं, मैं उनके सम्मान में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मतलब उनके विरुद्ध तो कुछ नहीं बोलूंगा मैं। बरैया जी बड़े तपोनिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनके आने से कोई फर्क नहीं, बल्कि लोगों में तो गुस्सा है कि बरैया जी का अपमान जो कांग्रेस ने किया है, उस गुस्से की परिणति जो है वो अभी तो भुगतना है कांग्रेस को। राम पांडे जी, देखिए, इन्होंने खुद अपने ऊपर आरोप लगा लिया। इन्होंने कहा शुद्धि के लिए युद्ध किया गया था और उस पर पैसा वसूला गया था। तुलसी सिलावट जी के नेतृत्व में वो चल रहा था। तुलसी सिलावट स्वास्थ्य मंत्री थे और उन्हीं के नेतृत्व में ये शुद्धि के लिए युद्ध चल रहा था। इसका मतलब ये पैसा तुलसी सिलावट ने खाया है, जो अभी भारतीय जनता पार्टी में है। तो इनको बोलने के पहले अकल नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ के आना चाहिए कि अब तुलसी सिलावट कहाँ है। ये अपने ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं, तो ये इनकी शैली है। और ये जो 6 मंत्री गए हैं, ये इनसे ये खुद ही दुखी है कि गोपाल भार्गव को मंत्री बनाएंगे, कि तुलसी सिलावट को बनाएंगे, कि गोविंद राजपूत को बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इन 6 मंत्रियों को हराने की स्ट्रेटेजी अपना रही है कि ये 6 तो हार जाएं, जिससे हमारे 6 एडजस्ट हो जाएंगे। उनको खरीद भी लिया और उनको साथ गद्दारी भी कर रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। आप जानते हो कि जो इंसान बिकता है उसको क्या कहते हैं और जो खरीदता है उसको क्या करते हैं। वो मैं शब्द नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि जो इंसान बिक गया है, जो 22 बिक गए हैं, उनको क्या बोलना चाहिए, और जो खरीदता है जाकर उनको क्या बोलते हैं। ये इनका नेतृत्व है। ये सबके सब चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर के वंशज हैं ये लोग। चिंतामणि जी बड़ी बात कह रहे हैं राम पांडे। देखिए, राम पांडे मैंने कहा कि सत्ता जाने के बाद बहुत बौखला गई है कांग्रेस, लेकिन अभी जो विषय है कि अभी मैं केवल तार्किक बात का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि हम तुलसी सिलावट के खिलाफ बोल रहे हैं। तुलसी सिलावट का सवाल नहीं है, सरकार तो कमलनाथ जी की थी। जिस तरह कांग्रेस के विधायकों ने जगह जगह लूट मचाने का काम किया, शुद्ध के नाम पर, शुद्ध के युद्ध के नाम पर इन्होंने जो वसूली की है, वो वसूली का सवाल है। इसमें अब तुलसी सिलावट जी कहाँ से आ गए? उन्होंने एक अच्छी शुरुआत करी थी, जिसे कांग्रेसियों ने खराब कर दिया, जिसे कांग्रेसियों ने जो है एक माध्यम बना लिया पैसा लूटने का। तो आप वही उनका दोष अगर उन पर डालेंगे तो मुझे लगता है गलत कर रहे हैं। मैं तार्किक बात करता हूँ, ये अतार्किक बात का कोई मतलब नहीं है कि ऐसा होगा, उनकी पार्टी है, उनके वंशज है, उनके वो है, ऐसा कुछ नहीं। आपकी पार्टी में सरला मिश्रा को जला दिया गया, आप वो नहीं बोलेंगे। आपकी पार्टी में जो है वो तंदूर कांड हुआ था, ये नहीं बोलेंगे। तमाम तरह के वो हुए थे, तो वो भी तो विषय है। आप विषयांतर कर रहे हैं पांडे जी, विषय पर बात कीजिए। लेकिन चिंतामणि जी ये बता दीजिए कि पिछली दफा जब 2018 में शिवराज जी पहुंचे थे तो एक मुद्दा ऐसा था सवर्णों का जो जंजाल बन गया था, जी का जंजाल, और इस बार आप दलितों को फिर संभालने में लगे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वही मुद्दा सामने आ जाए? नहीं, कोई हम बांट करके राजनीति करने की हमारी व्यवस्था नहीं है। हम जो है सबको साथ लेकर के चलते हैं। सबका साथ सबका विकास, ये हमारा उद्देश्य ही, हमारा सिद्धांत है। और हम किसी भी पक्ष को छोड़ करके नहीं चलते। हम तो समरसता में विश्वास करते हैं। सर्वसमावेशी पार्टी हमारी जी। राम पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी सर्वसमावेशी है, उसमें कांग्रेस के लोग भी समा जाते हैं। अभी हमने देख ही लिया कि 22 लोग आपके समा गए जी। अरे ये तो गद्दारों को भी ले लेते हैं। ये शिवराज सिंह, पूरी भारतीय जनता पार्टी सिंधिया जी को गद्दार बोलती थी। हमने कभी नहीं बोला, ना आज बोल रहे हैं, लेकिन ये सिंधिया जी को गद्दार बोलती है, तो ये लोग गद्दारों को एडजस्ट कर लेते हैं। कश्मीर में आतंकवादियों को टिकट दे देते हैं। ध्रुव सक्सेना, जगत पुजारी जैसे आतंकवादी ये पैदा करते हैं, तो ये तो किसी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये आतंकवादियों तक को एडजस्ट कर लेते हैं। कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। बलात्कारियों को जो विधायक मंत्री बना सकते हैं। ये किसी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इनका तो जो हृदय है बहुत विशाल है, यहाँ सब सेट हो जाते हैं। लेकिन दलितों को लेकर हृदय कुछ कांग्रेस का भी ज्यादा खुला हुआ दिख रहा है राम पांडे जी।
हमारा तो शुरू से, हमने तो जब संविधान बना था तभी से दलितों को आरक्षण दिया था। हमारा तो है उनको मुख्य धारा में लाने का। हम तो चाहते हैं वो विकास करें, वो आगे आए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। हम तो चाहते हैं दलित, सवर्ण और पिछड़ा वर्ग में कोई अंतर ना हो, सब बिल्कुल बराबर हो। हर स्थिति से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, संपन्नता में दलित और सवर्णों में कोई अंतर ना हो, ये हमारी पार्टी की पॉलिसी है। चलिए चिंतामणि जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया दे दीजिए। वो तो चाहते वो भी समावेशी हो गए, आप भी समावेशी हो गए, अब कहीं कुछ नहीं है। हमें कहने की जरूरत नहीं है, कहते कुछ है करते कुछ है। वास्तव में ये केवल कहने की बात है। सर्व समावेशी होते तो आज सांसद जो है फूल सिंह बरैया होते हैं। अगर ये बात करते कि हम क्यों एक सामंत को आपने इतने अवसर दिए, क्यों एक दलित आदमी को आपने राज्यसभा सांसद नहीं जाने दिया, इससे यही है कि आपकी कथनी करने में अंतर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। संदीप मेरे साथ जुड़े हैं, संदीप से एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। संदीप, जिस तरह से दिखाई दे रहा है पूरा मसला कि दलित पर दांव लगा दिया है पार्टी ने, चाहे बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, क्या आने वाले चुनाव में आपको याद होगा 2018 में यही गलती की थी भारतीय जनता पार्टी ने? कहीं ये मुद्दा फिर से ना आ जाए पिछला वाला? जी देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस बार फूंक फूंक करके कदम रख रही है। दलितों को तो साधने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन दूसरी ओर जो सवर्णों का वोट है, सवर्णों का वोट हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सवर्ण नेताओं को पहले से ही हायर कर दिया है। जिस तरह से शनिवार और रविवार के दिन लगातार दौरे कर रहे हैं प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जो 16 सीटें हैं उन सभी सीटों पर खुद आगे बढ़ करके प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दौरे कर रहे हैं, सवर्णों को साधने की लगातार पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो पिछली गलतियां एक बार फिर से दोहराई ना जाए भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो उन सारी चीजों का अवलोकन किया जा रहा है और उन चीजों पर सुधार करने की भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोशिश की जा रही है। लेकिन फूल सिंह बरैया कितनी बड़ी मुश्किल बनेंगे जिस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ा रही हो? जी देखिए, फूल सिंह बरैया की अगर बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर राजनीतिक महकमे में खासतौर से अभी हलचल बढ़ी है राज्यसभा चुनाव के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी उनको इतना बड़ा स्थान नहीं दे रही है। आप देखना दिलचस्प ये है कि उस क्षेत्र से में कितना दमखम रखते हैं फूल सिंह बरैया। एक बहुत लंबे अरसे पहले विधायक हुआ करते थे, लेकिन हाल फिलहाल उनकी राजनीति जो रही है तो कहीं ना कहीं ढलान में रही है। तो यहाँ देखना यही दिलचस्प होगा कि इस समय पर अब किस तरह से कांग्रेस पार्टी उनका इस्तेमाल करती है और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना खतरा बनते हैं, ये यहां पर दिलचस्प होगा और अपने आप में बड़ा सवाल होगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी काउंटर अटैक में जुट चुकी है। भाजपा एक एक नेताओं के लिए यहां पर तैयारी कर रही है। कांग्रेस में क्या क्या हो सकता है उन सारी चीजों पर रणनीति तैयार हो रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सारे वरिष्ठ नेताओं के लिए यहां पर रणनीति बना रही है भारतीय जनता पार्टी। तो एक तरह से ऑपरेशन प्रहार शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। दिलचस्प यही होगा कि चुनाव आते आते ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखना होगा। जी बिल्कुल आपको लग रहा है संदीप, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत कर दी है, ये ऑपरेशन प्रहार कैसे दिखाई दे रहा है? देखिए, एक तरफ कांग्रेस है, हम देख रहे हैं सज्जन वर्मा ये कह रहे हैं कि फूल सिंह बरैया एक अलग उसमें होंगे, और साथ ही सज्जन वर्मा ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो तैयारियां हैं वो दिखने वाली तैयारियां नहीं है, ऐसी तैयारियां हैं जो दिखेंगी नहीं, लेकिन प्रहार हमारी तरफ से भी बड़ा होगा। हम एक एक बूथ पर पहुंच चुके, और बूथ और पन्ना की जब बात होती थी तो पहले पेज प्रभारी भारतीय जनता पार्टी करती, सेम उसी तरह कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, कांग्रेस बढ़ रही है। कांग्रेस भी इस बार पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस की ओर से भी नेताओं को लगातार हायर किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें उसके तुलना में बीजेपी की, तो बीजेपी काफी आगे चल रही, क्योंकि बीजेपी के पास तो पहले से ही 22 उम्मीदवार तय हैं। सिर्फ 2 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन बाकी है। इसलिए और लॉकडाउन के दौरान भी आपने देखा कि उसके जो 22 के 22 उम्मीदवार थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छी खासी उपस्थिति दर्ज की है, लगातार वोटरों से संपर्क किया है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 19 के बजाय 20 बीजेपी फिलहाल अभी दिख रही है। अभी कांग्रेस अभी भी उम्मीदवारों के चयन में ही लगी है, सर्वे करवाने में लगी है कांग्रेस पार्टी। तो अभी कांग्रेस पार्टी के लिए काफी उलझने हैं। ठीक है, तैयारियां चल रही हैं उसकी, लेकिन अभी उसको एक लंबा फासला यहां पर पार करना है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका भी। और दरअसल मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर हालांकि शंखनाद इस तरह तो नहीं कहा जा सकता कि, लेकिन यह जरूर है कि दोनों पार्टियां लग चुकी है, आहट सुनाई दे रही है। शंखनाद होगा जिस दिन तारीख घोषित हो जाएगी, और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि दोनों दल कहां जाते हैं। लेकिन दलित पर दांव कांग्रेस ने तो चल दिया है, बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि गोपीलाल यादव को माफी मिली है। तो देखना होगा कि दलित किसके साथ होते हैं। लेकिन बात यदि जाति पाति की ना हो,
बात सिर्फ इसकी हो कि किसने काम किया, किसने विकास के मुद्दे पर जनता के बीच गए, और विकास के मुद्दे पर यदि वोट होने लगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।